सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। ईरान के आला हुक्काम ने तात्तुल का शिकार अमन मुज़ाकरात का जिम्मेदार वाशिंगटन को ठहराया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान मुज़ाकरात और मुआहदे का ख्वाह है, मगर वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर मुआशी दबाव की पॉलिसी से मुतमईन हैं और उनकी जानिब से तेहरान के जवाब के लिए कोई हतमी मोहलत मुकर्रर नहीं की गई। मजीद ये कि जंगबंदी कब ख़त्म होगी, इसका फैसला सदर ट्रंप खुद करेंगे। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बुध की रात ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी के तहत अमरीकी अफवाज ने 31 जहाज़ों को वापस ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने पर मजबूर किया। सवाल यह है कि क्या इस सूरत हाल में जुम्मे को मुज़ाकरात का इम्कान है? तो इस हवाले से पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा के आला हुकाम ने जुम्मे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हतमी तस्दीक से इनकार कर दिया है। कहा है कि अभी सब कुछ ज़ेर गौर है, ताहम पाकिस्तान अब भी सरगर्म अमल है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी में सिफारती सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस अमल में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक गैर रिवायती मगर मरकजी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त मजमूई सूरत हाल यह है कि ईरान ने सिफारतकारी के लिए आमादगी तो जाहिर की है, मगर अमरीका की शराइत पर बातचीत कबूल करने से इनकार भी किया है। अब जंगबंदी में तोसी तो होगी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि ये कब तक कायम रहेगी और आया इससे देर पा अमन का रास्ता हमवार हो सकेगा या नहीं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूएन, अहमद हसन अल-अरबी साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट माई कॉन्वर्सेशन विद यू मुनीर अकरम साहब। ईरान ने अमेरिका को डेडलॉक का जिम्मेदार ठहराया है। आपके ख्याल में डेडलॉक की वजह जो दोनों फरीकैन हैं उनका रवैया है, या फिर इख्तिलाफी उमूर की कुछ नौयत ऐसी है कि जो विन विन बार्गेन में रुकावट बन रही है? जी, मेरे ख्याल में जो मसले खड़े हो गए हैं मुज़ाकरात के सामने, वो ये अमेरिकन ब्लॉकेड है और जो ईरान का वापस हॉर्मुज़ पर ब्लॉकेड ईरान ने लगाया है। तो ये दोनों ब्लॉकेड्स जो हैं वो जो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के सामने ये खड़े हो गए हैं मसले, और रवैया भी ऑब्वियसली बिगड़ गया है। अमेरिका ने ईरानी जहाज पे हमला किया, कब्जा कर दिया, ईरानियों ने 3 जहाज पकड़ लिए हैं। तो ये हालात बेहतर होने के बजाय बदतर होने हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत है ये मुश्किलात को हटाने के लिए, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं एज मीडिएटर। तो इंशाल्लाह अगर दोनों तरफ में कोई समझ आ जाए तो ये मसले हल हो सकते हैं। अगर डटे रहे अपनी अपनी पोजीशन पर तो फिर हम वापस कोई मुश्किल वक्त उसका सामना करना पड़ेगा शायद। राइट। ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात की कुंजी अपेरेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ में है, और अगर वो आज बहरी नाकाबंदी ख़त्म करें तो ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को, और असल में रुकावट क्या है आपके ख्याल में जो वो ब्लॉकेड अमेरिकन प्रेसिडेंट ख़त्म नहीं कर रहे? देखें जी, बुनियादी तो रीज़न यही है, जैसे मुनीर साहब भी फरमा रहे थे, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, बड़े हमारे सीजनड डिप्लोमेट हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, मुज़ाकरात के लिए बुनियादी चीज़ तो सूटेबल इन्वायरमेंट ही है। सूटेबल इन्वायरमेंट पहले किसी न किसी वाले से हम क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो फर्स्ट राउंड हुआ, इट वाज ऑल वेल।
अभी अमेरिकन जो ब्लॉकेड है, बेसिक रीजन तो वही एक्ट ऑफ वॉर है ना। जब आपने सीज फायर किया है, एग्री किया है, तो फिर आपको ब्लॉकेड की जरूरत नहीं है। ब्लॉकेड ईरानियन ठीक कहते हैं, एक्ट ऑफ वॉर है। जब आप किसी मुल्क की बंदरगाहों की नाकाबंदी कर देंगे, वहां पर कोई जा ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तो फिर कैसे ये मुमकिन है कि जी वो आपके साथ आके बातचीत करें? एक तो रीजन ये है। दूसरा, अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो बयानात हैं वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डे वन से खैर प्रॉब्लम आज से नहीं है, वो बीच में धमकियां भी देते हैं, वो बीच में कुछ ही ऑल टुगेदर डिफरेंट भी हो जाते हैं। तो इस तरह के माहौल में फिर ईरानियंस के लिए बैठना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि उनकी भी पब्लिक है। ईरानियन ने रेजिलियंस शो किया फॉर 40 डेज, दुनिया ने देखा, हर किसी ने अप्रिशिएट किया। हम कोशिश तो बिल्कुल कर रहे हैं, जितनी हम कोशिश कर रहे हैं शायद किसी ने आज तक की ना हो। अभी भी हमने हिम्मत नहीं आ रही, अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ईरान को भी किसी हद तक कुछ मामलों में ज़ाहिर है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। आल्दो हम सब ईरान के साथ हैं, हम समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, बट इस तरह की सिचुएशन में निकलने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मेरा पर्सनली फील कि ईरान इस सिचुएशन में रह रहा है तो मुज़ाकरात के लिए आना चाहिए, आके यहाँ पर बात करें और अपना व्यू पॉइंट दें। उनकी बात में वजन है, ताकि यहीं पर बातचीत करेंगे तो फिर ही मामला हल होंगे ना जी। बातचीत के बगैर एट ए डिस्टेंस बैठ के स्टेटमेंट काउंटर स्टेटमेंट देते रहेंगे तो फिर तो मामला हल नहीं होंगे। अभी भी उम्मीद की जानी चाहिए कि मुज़ाकरात का सेकंड दौर होगा। उससे इनकार तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे या नहीं होगा। टेंशन ज़रूर है और उसमें रीजंस यही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स होप। आपने पूछा कि उन्होंने ब्लॉकेट क्यों लगाया, बकौल उनके वो कहते हैं जी ईरान में शायद कुछ शिप्स या कुछ के उनके तजारती जहाज़ ऐसे आए हैं या आ सकते हैं जिसमें बकौल अमेरिकन के उनमें कुछ ऐसा मटीरियल हो। लेकिन जो प्रोबेबली मेन रीज़न ये है कि प्रेशर टैक्टिक्स है। वाइट हाउस के स्टेट स्पोक्स पर्सन ने भी ये कहा ना कि ईरान की जो मुआशी हमने नाकाबंदी की है या मुआशी प्रेशर है वो ठीक, इट इज़ वर्किंग आउट वेल। तो इससे साबित होता है कि उनको मुआशी तौर पे और प्रेशराइज करना चाहते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर ये चीज़ें सेटल नहीं होती। आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को इस चीज़ को मद्देनजर ये बात ठीक है। $500 मिलियन का क्लेम यूएस कर रहा है कि ईरान को लॉस हो रहा है पर डे इस सारे प्रोसेस में, लेकिन अल्टीमेटली इस पूरी वॉर के नतीजे में पूरी दुनिया को जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उन बड़ी फोर्सेस के ऊपर आयद होती है जिन्हें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है या अपना रोल प्ले करना है इसके अंदर। अमेरिका जैसा मुल्क, एक ताकतवर मुल्क भी अगर डिले करता है इस सारे प्रोसेस को तो सिर्फ दुनिया की मईशत को नुकसान होता है, वो अमेरिका के लिए भी बहुत प्रॉब्लम बनती है। अहमद, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आप अपने दुश्मन को ज़रूरत से ज़्यादा जब ताकतवर समझते हैं तो आपको खौफ और हिचकिचाहट आपके अंदर पैदा होती है, और अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि फ़ैसले आपके लापरवाही में बदल जाते हैं। सो हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि एक दुश्मन दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है और दूसरा दुश्मन जो है वो बिल्कुल, अपेरेंटली तो ये लग रहा है दोनों ही शायद एक दूसरे को कमज़ोर समझ रहे हैं। हालांकि अगर आप फेयर एनालिसिस करें तो सही बात है, एक तरफ बहुत ज़्यादा ताकत है और एक तरफ स्ट्रैटेजी है। सो इन दोनों को अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना होगा। और आप एक सवाल जो और एडिशनल मैं आपसे करना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये जो बहरी नाकाबंदी है कितना इफेक्टिव टूल है कि ये ईरानी बिहेवियर के अंदर चेंज ला सके, और अमेरिका कितना प्रोलॉन्ग कर सकेगा इसको आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। जो आपने नेपोलियन की स्टेटमेंट कही है वो बहुत खूबसूरती से सम अप करती है इस सारी सिचुएशन को जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। बेसिकली हो ये रहा है कि दोनों सूरतों में, दोनों जगह के ऊपर, मैं स्पेशली ईरान की बात अगर करें, आप अमेरिका की बात करें, इस सारी इक्वेशन में इन दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं। ईरान के ऊपर जंग इम्पोज नहीं हुई। ईरान की जो इस वक्त रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सीज़ फायर होनी चाहिए, जो कि उनके इंटरेस्ट में है, और सीज़ फायर और सस्टेनेबल पीस होना चाहिए जो कि उनके हक में बेहतर है, और उसके लिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो आपने लेने हैं। दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका की बात करें, देयर इज नो डाउट कि दुनिया अभी भी यूनिपोलर है, मल्टीपोलैरिटी इमर्ज कर रही है, अभी आई नहीं है। एंड इस यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर अमेरिका इज द सोल सुपर पावर, और अमेरिका अपनी सुपर पावर होने का इम्पेटस अपने मिलिट्री माइट से लेता है। तो अमेरिका का मिलिट्री माइट अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है, घर घर में जो इनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 90 लाख लोग निकल के सड़कों पर आए हैं, अनपॉपुलर वॉर है, और उसकी वजह से जो अमेरिकन लीडरशिप है उसकी पॉपुलैरिटी भी बड़ी तेजी से नोज डाइव करे। तो उनके लिए
वो ये दोनों पॉलिटिकल प्राइस। सो दोनों फरीकैन के लिए इस वक्त जो सीज फायर और सस्टेनेबल पीस इनके हक में बेहतर है। लेकिन जो बात आपने कही कि बहुत जगहों पे आपको ऐसे नजर आता है कि कहीं पे इमोशंस की वजह से, कहीं पे नजरियात की वजह से ये रियलिटी से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो दूर हैं। हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब पढ़ाई जाती है, उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे मुश्किल कदम जो होता है वो सीज फायर होता है। पाकिस्तान ने सीज फायर अचीव करके दे दिया और उसके बाद टेबल सेट हो गया नेगोशिएशन और टॉक्स के लिए। अब यहाँ पे जैसे आप मैदान जंग के अंदर जंग लड़ते हैं, उसी तरह डिप्लोमेटिक वॉर्स भी होती हैं। ये डिप्लोमेसी जो करते हैं ये भी एक तरह की डिप्लोमेटिक वॉर होती है। तो इसमें भी आप मैदान कभी भी खाली नहीं छोड़ते। आप चाहे अमेरिका की आप बात कर लें, अमेरिका ने जो अनजस्टिफाइड अटैक किया ईरान के ऊपर, उसके बाद वो तो अपने आप को पेश कर रहा है बार बार कि हम टॉक्स के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आ रही है, ये एट सम पॉइंट ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। आई एग्री विद यू अहमद, क्योंकि देखें आप बड़ी जबरदस्त आपने बात की है, जो लोगों को समझने की जरूरत है। हम इस वक्त किसी की स्ट्रेंथ या वीकनेस की बात नहीं कर रहे, जाहिर है उनको भी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से या अपनी रेजिलियंस की वजह से ईरान को एक एज मिला है, वी शुड एडमिट दैट फैक्ट। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का दोबारा पाकिस्तान आना या इस रीजन में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का दोबारा आना, इसका मतलब वो भी डायलॉग में सीरियस हैं। और इससे पहले जो भी ब्रिगेडियर साहब या एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली इन दोनों फोर्सेस को जो कुछ भी करना है वो डायलॉग की टेबल पर बैठकर करना है। और अगर डायलॉग की टेबल छोड़ दी जाएगी और फिर जो कुछ अभी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंड ऑफ के एक दूसरे के ब्लॉकेट्स की वजह से जो एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिकली कह लें या स्ट्रेटेजिकली कह लें, सो इससे दुनिया तो और प्रॉब्लम में जा रही है। एग्री विद यू, आप भी ठीक कह रहे हैं कि ये अमेरिकन वाइस, मैं खुद समझता हूँ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का दूसरी दफा पाकिस्तान आने का प्लान बनना और फिर ना आ पाना, दैट इज समथिंग एल्स। बट बहुत बड़ी न्यूज़ है। हम कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर IMF का डेलीगेशन भी आता था तो बड़ी खबर होती थी। हम तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी मीडिएशन में रोल प्ले कर रहा है। बट आपके ख्याल में जो आप बात करें, ज़रा मैं चाहता हूँ मुख्तसरन आप कमेंट करें, फिर मैं एम्बेसडर साहब की तरफ जाऊँगा कि ईरान इसको क्या मसले को थोड़ा सा लाइट ले रहा है क्योंकि अमेरिका अब डायलॉग की टेबल पर आ गया, ज़रा इसको क्लैरिटी दीजिएगा। नहीं, आई थिंक ईरान और इवन अमेरिका के लिए भी, लेकिन ज़्यादा ईरान के लिए इस वक्त जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है और जो उनके इंटरनल एक्टर्स हैं, उनके दरमियान में कंसेंसस मीट करना और फिर उसके बाद अपनी पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को नैरेटिव डोमेन के अंदर, ऑप्टिक्स की डोमेन के अंदर सेटिस्फाई करना, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ओवरशैडो कर रहा है उनके जो स्ट्रक्चरल डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क है उसको। सो आई थिंक उनके लिए इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो ऑप्टिक्स हैं, और जब प्रायोरिटी ऑप्टिक्स होते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो अब आपको जिनसे आप गुजर रहे हैं। ओके, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। सो एम्बेसडर साहब, ये अपेरेंटली दोनों की लड़ाई जो है पूरी दुनिया को एक ऐसा धचका दे रही है माशी तौर पर। अब जिस तरह $3 $4 US में फ्यूल प्राइसेस के बाद हर चीज़ महंगी हो जाना, वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये दोनों के जो की इस वक्त जो स्टेलमेट है इस रिलेशनशिप में, इस डायलॉग में, ये तो दुनिया के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। और जो अभी अहमद भी बात कर रहे थे, आप ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने में कंप्लीट वक्त लगेगा। अमेरिका की जो पावर है वो जाते जाते भी टाइम लगेगा। सो क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अंडरस्टिमेट कर रही हैं या कोई एक कर रही है आपके ख्याल में? जी देखिए, पहली चीज तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। अमेरिका सही है कि सब में बड़ी ताकत है, पर सिर्फ वाहिद ताकत नहीं रही है। चीन उसका मुकाबला कर सकता है। इस वक्त चीन की भी पावर बहुत बढ़ गई है। तो अब पर इस मसले में ये तो जाहिर है कि अमेरिका की ताकत ईरान से बहुत गुना ज़्यादा है। पर ईरान ने स्ट्रेटजी और एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट की है जी, उसमें पूरा दुनिया का गला पकड़ लिया हॉर्मुज़ को बंद करके। ये उनका सब में बड़ा लेवरेज है। अब इस लेवरेज को सही तरह से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमेरिका ने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लॉकेड लगाया, और वो ब्लॉकेड जो है वो ईरान को एक एक्सक्यूज हो गया कि वो उन्होंने रोक दिया, ये मुज़ाकरात को रोक दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि हर दिन जैसे दिन ब दिन जो गुजरता है तेल की कीमत बढ़ेगी,
इंटरनेशनल इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, सबको नुकसान होगा। तो उन्होंने देखना है कि जी कितने हद तक अमेरिका और उसके जो उसके एलाइज हैं वो किस हद तक ये सह सकते हैं। तो ये ईरान का खेल है। अब इसमें ये हो सकता है कि एक दूसरे की वो मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है। ताकत की आजमाइश है डिप्लोमेसी में भी, तो गलतियां हो सकती हैं। पर मेरे ख्याल में ईरान की नज़र में ये भी देखना है कि अमेरिका ने ये ब्लॉकेड लगाया है और उनके शिप पे कब्जा किया है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत बढ़ा रहा है, फोर्सेस आ रही हैं, जा रही नहीं हैं इस वॉर थिएटर से। अमेरिकन फोर्सेस जमा हो रही हैं और उनके पास जो ऑप्शन ऑफ रिज्यूमिंग द वॉर वो भी बहुत ऑप्शन है। तो ईरान को मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें देखकर फिर वो फैसले करेंगे। उनके साथ 2 मरतबा बिट्रेयल हुआ है कि मुज़ाकरात के दरमियान हमले हुए हैं उसके ऊपर। तो ये भी उनको शक यही होता होगा कि हम मुज़ाकरात जारी होंगे, असला ये जमा कर रहे हैं, फोर्सेस जमा कर रहे हैं, ये इन्होंने तीसरी मरतबा फिर हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी है और बीच में ये हॉर्मुज़ को खुलवाना चाहते हैं और उसके बाद में अपनी ताकत लगाकर फिर ये वापस जारी करेंगे। तो ये उनकी जो शुबा है वो भी सही है किस हद तक। तो हमने ये देखना है कि इस वक्त मीडिएटर के तौर पर हमने ना ईरान पर वजन ना अमेरिका पर वजन देना चाहिए। हमने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और इम्पार्शियल पोजीशन रखनी चाहिए। मुज़ाकरात अगर हो जाएं तो अच्छा है, अगर नहीं होते हैं, डिले होते हैं, तो वो मुज़ाकरात वो अपनी जगह पर है। हमने नहीं पुश करना चाहिए ना एक पार्टी को ना दूसरी पार्टी को। एम्बेसडर साहब वैसे जी बिल्कुल सही बात है। मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान को अपना वेट किसी साइड पे नहीं डालना चाहिए और उसकी ज़ाहिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आई टोटली एग्री विद यू। बट एम्बेसडर साहब जरा ये समझाइएगा, जैसे चाइना की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बन चुका है, लेकिन वो जो उसका फुल इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए। जैसे अमेरिका को एक सुपर पावर के तौर पर अगर रेजिस्ट करना है इकोनॉमिकली, तो हम देखते हैं चाइना करता है उसको। काफ़ी प्रेशर में रखा हुआ है, टैरिफ्स की परेशानी से लेके बहुत सारे इश्यूज हैं उसके लिए चैलेंज बने हुए, टेक्नोलॉजी से लेके और मिनरल्स तक उसके लिए चैलेंज बने हुए अमेरिका के लिए। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाता, वो किसी ना किसी कंट्री के थ्रू एंगेजमेंट रखता है। सो ऐसे टाइम पर मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या अमेरिका को अंडरस्टिमेट किया जा सकता है ये सोचते हुए कि शायद चाइना बैक एंड से आ जाएगा, जिस तरह मतलब आपको लगता है कि इस सारे प्रोसेस में अमेरिका को लाइट लिया जा सकता है कि ठीक है अब चाइना भी एक पावर है तो अमेरिका को जो है वो जवाब दे दिया जाए? ये देखें, जो चीनी पोजीशन है और उनका जो बर्ताव है इस जंग में, उसको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये देखें, आपका अगर दुश्मन कोई गलती करता है, एक जंग में पड़ जाता है जहां उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं होते हैं, उनकी पूरी जो आर्मरी है, पूरी इन्वेंटरी है इंटरसेप्टर्स की, वो ज़ाया हो रही है, मिसाइल ज़ाया हो रहे हैं, जहाज़ उन्होंने पैसिफिक से निकाल के यहाँ खड़े कर दिए हैं। ये सब चीज़ें तो चीन के फ़ायदे में है ना। तो चीन ने क्यों इसमें दरमियान, वो जो भी कहते हैं ना कि जी व्हेन योर एनिमी इज डिगिंग अ होल व्हाई शुड यू स्टॉप हिम। ओके, तो उन्होंने तो देखा भी अमेरिका गलती कर रहा है, करने दें। So can we say this that China is enjoying this situation right now? देखिए, चाइना का ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस एक नज़र से तो उनको नुकसान भी हो रहा है कि हॉर्मुज़ जो बंद होता है तो उनकी ऑयल सप्लाईज पर उनकी जो मेजर ऑयल सप्लाईज वो रूस से आती हैं। उनके पास ऑयल का रिजर्व है, उनके पास अल्टरनेट एनर्जी है। ये सब उन्होंने कैलकुलेशन करके उन्होंने इस जंग को जारी रहने दिया और वो चुप बैठे रहे जब तक कि यानी सीज फायर का मसला जब हमने उठाया तो फिर हमारे साथ आ गए और पाकिस्तान को सामने करके उन्होंने ये सीज फायर करवाया
और ईरान पर इम्पोज किया कि जी आप आइए ठीक। मुज़ाकरात के लिए। तो चीन की जो खेल है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड, कोल्ड ब्लडेड ओके। है, और उसमें अंडर एस्टिमेट उन्होंने ना अमेरिका को अंडर एस्टिमेट किया, पर चीन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक, फेयर इनफ। ब्रिगेडियर साहब, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंगली ज़रा उस पर ज़रा डिस्कशन करनी है। मुझे ये बताएं कि ये जो पीस प्रोसेस को बचाने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि फील्ड मार्शल का किरदार गैर रिवायती मगर सेंट्रल है और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये जो दोनों फरीकैन के दरमियान एक मिसट्रस्ट है, उसके खात्मे के लिए अब तक उनकी कोशिशों को बहुत ज़्यादा सराहा भी जा रहा है। सो ये बताइएगा कि ये इस सारी, जहाँ इस वॉर में कई नई चीज़ें हुई हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक नई चीज़ आ गई जिसकी वजह से अमेरिका को वो किया, जो फाइनेंशियल टाइम्स बात कर रहा है फील्ड मार्शल की पर्सनैलिटी पे, ये कितना इस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट हुआ है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी और उसके बाद फील्ड मार्शल का जो रोल है वो इतनी बड़ी फोर्सेस को और इतनी बड़े एक कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने में बड़ा कलीदी रहा है। हाउ डू यू एनालाइज दिस? जी वाकई इसमें तो कोई दो राय नहीं। बेसिकली तो इस वक्त अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में टॉप मिलिटेंट्स जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इनके दरमियान बहुत हमांगी है, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जिसके फायदा जा रहा है पूरे मुल्क को हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दरमियान। अभी जहाँ तक आपने फील्ड मार्शल की बात की, पिछले साल जब हमने हिंदुस्तान को मार का हक में अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी तो वहाँ से एक अरूज मिलता है ना। आपने मिलिटरली अपनी ताकत बनवाई, इंडिया को आपने मार्जिनलाइज किया और इंडिया ऑलमोस्ट देखे इररेलेवेंट इस वक्त। तो उसके बाद जो उनका अपना एक रेपो डेवलप हो गया डेफिनेटली अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, और साथ ही साथ पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी हैंड इन ग्लव्स काम कर रही है। तो उस रेपो का फायदा फिर ये होता है कि आप फिर एक्टिवली एंगेज होके बहुत सारी बातें ऐसी उन लोगों से परसुएड करके मनवा लेते हैं जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होती। नॉर्मली तो ये देखा जाता है कि फौजी कमांडर जो है, फौजियों की ट्रेनिंग, हम सब फौजी हैं, ट्रेनिंग होती है जंगें लड़ने की, जंगों की प्लानिंग करने की। ये कभी शायद ही किसी ने देखा होगा कि एक फौज का सरबरा और एक ऐसी फौज का सरबरा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह टोटली प्रोफेशनल आर्मी है और जिसने प्रूव किया है वो सरबरा अभी पीस की डोमेन में भी लीडिंग रोल अदा कर रहा है। ये दुनिया के लिए वाकई एक डिफरेंट चीज़ है और इतने इफेक्टिवली रोल अदा कर रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जिस तरह की शख्सियत है, अगर उनकी बातों में कोई एक चीज़ कंसिस्टेंट होती है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की तारीफ होती है, बाकी तो वो कोई कंसिस्टेंसी उसमें है ही नहीं। तो वाकई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी वो ओवरऑल पर्सनैलिटी को ऐसी वो बिल्ड करने में कामयाब हो गया। और उसमें वो सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ ख्वाहिश से नहीं हुआ, जो जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जो ईरान में जाके 3 दिन उन्होंने गुजारे हैं ऐसे मुल्क में जो कि भी हालत जंग में है और ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जो खुद भी दिन की रोशनी नहीं देख सकते। तो इस तरीके से आपकी रैपोस डेवलप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एम्बेसडर साहब ने भी की है कि ही हैज बीन एबल टू मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी, कि हमने किसी की साइड नहीं ली, हमने दोनों का नुक्ता नजर सुना, एक दूसरे को कन्वे किया। अगर हम वो ना करते तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती ना। अल्दो हमारे ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, हमारा हमसाया इस्लामी बरादर मुल्क है, लोगों के ज़हनों में शक व शुबात है और इंडिया ने ये पैदा करने की कोशिश की भी, हमारे दुश्मनों ने भी, इसराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कान भरे कि जी अंदर से इनकी हमदर्दियां जो है ईरान के साथ है, बट हमने प्रूव किया और फील्ड मार्शल का लीडिंग रोल है कि ऐसी बात नहीं है। So we played our cards really well. We played our cards very very well. We'll take a short break here. वेलकम बैक। अहमद, ये जो अमेरिकन एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एतराफ़ किया गया है कि पासदारान इनकलाब की 60% जो अभी बहरी सलाहियत और 50% जो है मिसाइल कैपेसिटी बाकी है, क्या इस हकीकत को सामने रखते हुए आपको लगता है कि अमेरिका दोबारा वॉर की तरफ जा सकता है? जी देखें, आम तौर पे जब जंगों को आप एनालाइज करते हैं, चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर, तो उसमें सिर्फ मिलिट्री और असलहा जो है उसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जंग होगी या नहीं होगी। अमेरिका के केस के अंदर, स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, असलहे से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ओपिनियन है पूरी दुनिया की जो इस जंग को लेके है। जो मेरा ख्याल है कि असलहे से ज़्यादा ये चीज़ डिसाइड करेगी कि 90 लाख के करीब जो लोग सड़कों पे निकले इस जंग के ख़िलाफ़। पूरी दुनिया में ये अब तक की जितनी जंगें हो चुकी हैं पिछले 10 सालों में सबसे अनपॉपुलर वॉर है।
ये वो वॉर है जो अपने जब शुरू हुई थी उस वक्त से ही अनपॉपुलर थी। आमतौर पे जंगें शुरू में पॉपुलर होती हैं, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अनपॉपुलर हो जाती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पिछले 100 साल के अंदर जो आप रिसर्च या स्टडी करें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, तो उसमें दो ममालिक जो जंग लड़ी उन्होंने और उसके बाद एक सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद इमीडिएटली वापस जंग में जाने की, फुल फ्लेज वॉर में दोबारा वापस जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 to 15% है, जो कि कम है इस एज कम्पेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम गोइंग टू वॉर। सो इन सारे हालात को अगर आप मॉनिटर करें, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करें चीज़ों का, जो लॉजिक और जो बेटर सेंस के ऊपर बेस करता है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि चांसेस इस बात के कि दोबारा से फुल फ्लेज वॉर हो वो कम है। लेकिन मिडल ईस्ट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, कॉम्प्लेक्सिटी अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी, प्लेयर उसके पीछे एक प्लेयर उसके पीछे एक प्लेयर है, और दुनिया का कॉम्प्लिकेटेड तरीन रीजन है, दुनिया का हाई स्टेक रीजन है, और इसके अंदर अमेरिका और ईरान की पिछले 50 साल का बैगेज है। तो आप कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। ओके, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। या ओके, फेयर इनफ। एम्बेसडर साहब, डिप्लोमेटिक लेवल पर फरीकैन को किस तरह के कोर्स करेक्शंस की ज़रूरत होती है जिससे डेडलॉक टूटते हैं और मुज़ाकरात का कोई रास्ता बनता हो? इस सिचुएशन को आप खुद जब बैठ के एनालाइज करते होंगे तो आपको क्या लगता है, वो जिसको हम वैसे मिलिट्री टर्म में भी और वैसे भी कहते हैं ना, वॉर गेमिंग करते हैं मिलिट्री वाले, आप लोग डिप्लोमेट्स एनालाइज करते हैं तो वो जो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, उस डॉट्स को कैसे आप एनालाइज करते हैं कि क्या किया जा सकता है इस वक्त कि ये डेडलॉक टूटे? जी देखें, इसमें अगर आप सिर्फ सीक्वेंसिंग देख लें कि जो ये मुश्किलात पे आगे पेश आई हैं, ये कैसा है, ये किस तरह से हुआ है। जब हमने ये सीज फायर का मुआहदा करवाया था तो उसमें सीज फायर था और ईरान ने होर्मुज को खोलने पे मान गया था इन कोऑर्डिनेशन विद द मिलिट्री अथॉरिटीज, पर उन्होंने खोलने पे मान गए थे। ठीक है। उसके बाद में लेबनान पे हमला हुआ इजराइल का, उसने सबोटाज करने की कोशिश की। फिर हमने ट्रम्प साहब से कलवा कर नेतन्याहू को रुकवाया, तो वो वहाँ सीज फायर हो गया। तो उसके बाद में फिर राक्ची साहब ने फिर कहा कि जी हॉर्मुज खुल गया। उसके बाद में ट्रम्प साहब ने कहा कि जी हॉर्मुज खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारा जो ब्लॉकेड है ईरान के खिलाफ वो जारी है। तो उसके बाद में राक्ची साहब या और जो उनकी ईरानियों ने कहा कि नहीं, हमने हॉर्मुज बंद कर दिया वापस, क्योंकि हमारे खिलाफ होगा तो दूसरों के खिलाफ भी होगा। तो ये सीक्वेंस अगर समझ लें तो उसका जो आंसर है वो भी जाहिर हो जाता है कि जी सीक्वेंस यही होगा कि ब्लॉकेड उठाएं, हॉर्मुज को खुलवाएं और फिर जारी हो सकते हैं। ये सीक्वेंस, अगर सीक्वेंसिंग नहीं करनी है तो साइमल्टेनियस एक्शन लेना होगा कि ब्लॉकेड उठाएं, हॉर्मुज को ईरानियों से खुलवाएं। और ये मजाक ये दो तरफ से हो सकता है, ये दो तरीकों से हो सकता है। ये मुज़ाकरात से पहले साइलेंट डिप्लोमेसी भी, कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेसी भी हो सकती है। हमारी तहत हम मीडिएटर के रोल प्ले कर सकते हैं। और उसके ब्लॉकेड के ऊपर अगर ये दोनों वेदर कॉन्फिडेंशियली और ओपनली, तो मेरे ख्याल में ईरानी ठीक, फेयर इनफ। आई थिंक देयर इज अ सिग्नल इशू में आ जाएगा। जी ठीक है। आप बेसिकली मेजर साहब का ये ख्याल है कि जब तक अमेरिकन ब्लॉकेड नहीं ख़त्म होता उस वक्त तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड नहीं ख़त्म होगा, और जब तक ये चाहे कॉन्फिडेंशली किया जाए या ओपनली किया जाए, अगर ये नहीं किया जाता काम, तो ये डेडलॉक बरकरार रहेगा। ब्रिगेड साहब, अगर खुदा न ख्वास्ता ये सीज़ फायर जो है वो नाकाम होती है और दोबारा से वॉर स्टार्ट होती है, तो मिलिटरीली इस वक्फे से ज़्यादा फ़ायदा कौन सा फरीक आपके ख्याल में जो है वो उठाएगा? जो आने वाला गर्म मौसम है वो अमेरिकन मिलिट्री को सूट करेगा वेदर, क्योंकि उनके लिए तो ट्रबल होगी, क्योंकि वो तो इस सारे माहौल के आदी नहीं होंगे, उनके लिए तो ट्रबल होगी। हाउ डू यू एनालाइज दिस? देखिए, बीच में कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन बनता नहीं है ना। अमेरिकन मिलिट्री माइट का ईरानियन मिलिट्री माइट के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। टेक्नोलॉजी की वॉर है। अगर तो ग्राउंड फोर्सेस का यूज हो फिर तो हम कह सकते हैं ईरानियंस को एज है,
ग्राउंड फोर्सेस तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन उतारेंगे, बिकॉज उसमें पासदारा ने इनकलाब जो है ना उनको सही मानों में सॉर्ट आउट करेंगे। अभी ये वॉर है एयर बैटल। एयर बैटल में ज़ाहिर है इट्स वन साइडेड बैटल, पूरे के पूरा उन्हें एयर सुपीरियरिटी है। अमेरिका और इसराइल को जिधर चाहते हैं जैसे चाहते हैं बॉम्बिंग करते हैं, नीचे से कोई डिफेंस सिस्टम या काउंटर एयर बैटल में उनकी एयरफोर्स तो है नहीं है। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इसमें एक प्रॉब्लम है ना, वो जो एयर बैटल है, एयर डोमिनेंस है, वो तो अपनी शो कर चुका है अमेरिका पहले भी। अब तो प्रॉब्लम उससे हटकर है, अब तो बूट्स ऑन ग्राउंड या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का प्रॉब्लम है। सो उसके लिए तो दूसरी फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी। सो अब जो एयर डोमिनेंस वाला मामला है वो तो अब पीछे रह गया ना, अब इससे आगे जाएगा, क्योंकि वो तो कहते हैं हमने सब तबाह कर दिया जो तबाह करना था। तो अब क्या करेंगे वो आगे? नेवी यूज करेंगे? अभी भी वो कहते तो है ना कि इनके हम बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी फरमाते हैं कि जिनके मैं पावर प्लांट्स को हिट करूंगा, इनके ब्रिजेस को करूंगा, तो वो तो क्रिटिकल टारगेट्स है ना। अभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड इतनी जल्दी नहीं आने वाले। बूट्स ऑन ग्राउंड विल देव 10 टाइम बूट्स ऑन ग्राउंड में तो अमेरिकन फंस जाएंगे। ईरानियंस तो चाहेंगे वो ग्राउंड फोर्सेज लेके आए, वहीं पर तो ट्रैप है, वहीं पर तो ये नेस्ट है जो ईरानियंस आर ईगरली वेटिंग फॉर। वो अभी भी रिजॉर्ट एयर बैटल को करेंगे, बॉम्बिंग को करेंगे ज्यादा, क्योंकि देखिए रेजिलियंस की भी एक लिमिट होती है। हमें एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी सोचना चाहिए। ईरानियन के रेजिस्टेंस को सलाम, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप कब तक रेजिलियंस की बुनियाद के ऊपर? आफ्टर आपने जिंदा भी रहना है, खाना पीना भी है, आपने मतलब सब कुछ आपको चाहिए होता है ना। मिसाइल स्टॉक पाइल भी उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली ईरानियन ने यूज किया है, बट कितने मिसाइल इनके पास और होंगे? अच्छे तरीके से उन्होंने यूज किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है, जो अल्लाह करे ये ना हो, तो उसमें फिलहाल तो पैटर्न यही होगा कि जैसे अमेरिकन ने बिल्डअप भी अभी किया है, उन्होंने अपना एक और एयर स्ट्राइक्स का यूएसएस आई थिंक जॉर्ज बुश भी उन्होंने मूव किया अफ्रीका से इन मिडिल ईस्ट, वो भी है। फिर उन्होंने कुछ अपने जो इन दिनों में वॉर में जहां जहां उनको लॉजिस्टिकली बिल्डअप करना था मजीद, वो भी कर लिया है। इस वॉर का, इस सीज फायर का फायदा तो उन्होंने उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरानियंस ने भी किया, रीऑर्गेनाइज किया, बट बेसिकली अगर आप देखिए ईरानियन के पास इस वक्त सबसे पोर्टेंट वेपन उनके मिसाइल्स है। हाँ, ये जरूर है कि अगर उनके पास कोई मजीद लॉन्ग रेंज ऐसे मिसाइल अभी तक यूज नहीं हुए, आप तो अमेरिका को तो टारगेट नहीं कर सकते, बट इसराइल को और ज्यादा वो इफेक्टिवली हर्ट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। तो फिर फॉर सम टाइम तो पैटर्न यही रहेगा जैसे अमेरिकन कह रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ईरान को अगर आपने शिकस्त देनी है, जो कि मेरे नहीं ख्याल इतना आसान है, फॉर द टाइमिंग तो लगता भी नहीं है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड की ऑप्शन के बगैर नहीं हो सकता। बूट्स ऑन ग्राउंड की हिम्मत इनमें नहीं है, उसमें इनको पता लग जाएगा बूट्स ऑन ग्राउंड। फिर ये रिजॉर्ट टू एरियल स्ट्राइक्स ही करेंगे, ज्यादा मैसिव करेंगे, ज्यादा डीप टारगेट्स को, सेंसिटिव टारगेट्स को। दे एक्चुअली वांट टू ब्रेक देयर विल टू फाइट, या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को इस हद तक वो कर देना चाहते हैं कि जिससे वो कोलैप्स कर जाए, बट इट्स नॉट दैट इजी। अभी तक तो ईरान ने साबित किया है कि अमेरिकन की कैलकुलेशन जो है वो ठीक साबित नहीं हुई। अमेरिकन हैव फॉल्टेड एवरीवेयर। लेकिन आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, अमेरिका के लिए भी इस जंग को बरकरार रखना अमेरिका को पता है, तभी तो वो बातचीत में राजी हुए हैं। पूरी दुनिया का प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर से बड़ा प्रेशर कोई नहीं होता, डोमेस्टिक तो है ही है, पूरे यूरोप का प्रेशर है। ये जंग वो आम जंग नहीं है जो सिर्फ अमेरिका, ईरान और इसराइल की है, इस जंग ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। तो कैन दे सस्टेन द वर्ल्ड प्रेशर टू दैट लिमिट? ऐसे इतना आसान भी नहीं है, इट्स इजियर सेड देन डन। राइट, थैंक यू सो मच मुनीर अकरम साहब, अहमद हसन अलरबी, रिटायर्ड बाबर सलाउद्दीन साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।